चलेगा, क्वेश्चन क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा, एक्शन विच हैट द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज, एक्शन विच हैट द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज एट इट्स incipient stage and prevent the complication related to which stage of prevention। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये कहता है कि किसी भी पर्सन को डिजीज हो रखी है, किसी भी पर्सन को डिजीज हो रखी है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। किसको प्रिवेंट करना है? कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, कॉम्प्लिकेशन को नहीं होने देना है। ऐसा एक्शन आप लेंगे कि डिजीज की प्रोग्रेस को आप हेट करते, डिजीज की प्रोग्रेस को आप हेट करवाते हैं, यानी उसकी प्रोग्रेस को रोक रहे हो और कॉम्प्लिकेशन नहीं होने दे रहे हो। तो ये एक्शन किस स्टेज ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिगार्डेड है? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आंसर आपको दे देना है फटाफट से। प्राइमरी लेवल, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी लेवल, सी ऑप्शन है टर्सरी लेवल और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिएगा, आंसर आपको बताना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कहता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी डिजीज हो रखी है, किसी भी पर्सन को डिजीज हो रखी है और उसमें ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं कि उसकी डिजीज प्रोग्रेस ना करे मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं हो। तो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आती है, आपको काफी अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है और काफी अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखे। बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है क्योंकि यहां पर ऐसी कंडीशन है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर तो केवल रिस्क वगैरह रहते हैं, रिस्क हो गया, रिस्क से प्रिवेंट करवाते हैं, हेल्थ प्रमोशन करवाते हैं, ऐसी तरीके से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रमोशन आप करवाते हैं, आपको याद होगा। उसके बाद सेकेंडरी लेवल में डिजीज कंडीशन हो जाती है, यहां पर डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करवाते हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रीटमेंट क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? ताकि डिजीज आगे बढ़े नहीं, ताकि डिजीज से जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं जनरेट हो, और कॉम्प्लिकेशन अगर हो गए तो फिर वो टर्सरी में आ जाते हैं और टर्सरी के बाद डिसेबिलिटी वगैरह आने लगते हैं। उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद है तो कंटिन्यूअसली सेशन में बने रहे और 100% ऐसे क्वेश्चन आपको याद होंगे। और लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड मैंने 2-3 सेशन ले रखे, उनको नहीं देखा तो 100% देख लीजिएगा। 100% मैं आपसे कह सकता हूं दावे के साथ, आपके एग्जाम में लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड क्वेश्चन आएगा 100%, चाहे एक ही क्वेश्चन आए। और ये मैं बता दूं आपको, दोनों पेपर में लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड ये ऐसा टॉपिक है जहां पर किसी भी तरीके से कोई बॉन्ड नहीं है। ये दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंसंट्रेशन के साथ और सस्पेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा, देन आफ्टर समझिएगा, देन आफ्टर आपको आंसर देना है, उसके बाद आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इस तरीके से कंटिन्यूस के साथ आप बने रहेंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन यहां पर आपका ये कहता है, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर। यहां पर हेल्थ के डायमेंशन कितने हैं, क्वेश्चन ये पूछा है। काफी सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है और रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बीपीसीसीएचएन का जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है उसमें 2 बार करीब ये पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन के रिगार्डेड ऑप्शन में कंफ्यूजन होता रहता है, और अगर कहीं पर आप देखेंगे अलग अलग बुक्स के अंदर देखेंगे तो इसका ऑप्शन अलग अलग देखने को मिलेगा। अलग अलग बुक के अंदर आप प्रीफर करेंगे तो अलग अलग इसके अंदर आपको डायमेंशन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलेगा, क्वेश्चन का पहले ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। चलिएगा, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। हेल्थ के डायमेंशन कितने हैं, आपने अपनी बुक में उठाकर देखा होगा तो आपकी बुक में कितने हैं वो बताना है।
ये नहीं बताना है कि हमने उस बुक के अंदर देखा था सर, उस बुक के अंदर तो 5 ही थे, हमने गूगल पर देखा था सर, हमें गूगल पर मिले 7, और हमने जब कम्युनिटी की बुक उठाकर देखी तो हमने मिले सर 6। तो आपका आंसर क्या रहेगा सर? सभी मिले हैं, सभी वहां पर मिले हैं। आपका आंसर आपको देना पड़ेगा और सही देना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो। अगर क्लियर होना है तो कॉन्सेप्ट तैयार रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम फेस की जा सकती है या हो सकती है, आपके सामने आ सकती है प्रॉब्लम। तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको लगाना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर है। 8 डायमेंशन आपको सही आंसर लगाने। कितने लगाने हैं? 8 डायमेंशन लगाने। काफी जगह आपको देखने को मिलेगा और काफी सारी जगह ऑनलाइन एजुकेशन में भी, ऑनलाइन काफी सारे जो एमसीक्यूज करवा रहे हैं लोग, एमसीक्यूज करवा रहे हैं अलग अलग कोचिंग्स की, कहीं पर भी देखेगा इसके रिगार्डेड अलग अलग एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप 8 ही रखिएगा, गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर आप देखेंगे, गूगल पर भी आप सर्च की करके देख लीजिएगा, बोले अभी करेंगे तो आई थिंक उसके अंदर गूगल में 7 डायमेंशन बताएंगे। लेकिन आपको 7 नहीं करना है, आपको कितने करना है? 8 करना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 8 दे रखा है और गवर्नमेंट और आपके रिगार्डेड जो पेपर होगा वो भी 8 ही मानेगा, चलेगा। बता दूं कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, कौन सा एनवायरमेंटल डायमेंशन होता है, उसके अलावा फिजिकल डायमेंशन होता है, उसके अलावा फिजिकल डायमेंशन होता है, उसके अलावा इमोशनल डायमेंशन होता है, उसके अलावा आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, उसके अलावा आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन होता है, उसके अलावा आपका फाइनेंशियल डायमेंशन होता है, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल डायमेंशन होता है। कौन सा? ऑक्यूपेशनल डायमेंशन होता है। उसके अलावा सोशल डायमेंशन होता है। कितने हुए? 8 हो गए ना? बिल्कुल देखिए, काउंट कर लेते हैं एक बार से कितने हो गए, कितने डायमेंशन मैंने लिख दिए यहाँ पर। पहला एनवायरमेंटल हो गया, दूसरा फिजिकल हो गया, तीसरा यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर हो गया इमोशनल, फोर्थ यहाँ पर हो गया स्पिरिचुअल, फिफ्थ यहाँ पर हो गया आपका इंटेलेक्चुअल, 6 हो गया फाइनेंशियल, 7 हो गया ऑक्यूपेशनल और 8 हो गए यहाँ पर सोशल। तो टोटल 8 डायमेंशन जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपको 8 ही याद रखने हैं। बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को हिलाना नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आ गया तो, ठीक है। और अगर आप देखिए कहीं भी प्रीफर करें, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप उसको सही नहीं माने, बिल्कुल सही मान सकते हैं। यहाँ पर अगर एग्जैक्ट अपन माने, नॉर्मली जनरली अपन अगर देखते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो हेल्थ के कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर देखें कॉमन तो 5 ही हेल्थ के कॉन्सेप्ट होते हैं। कितने? 5 ही हेल्थ के कॉन्सेप्ट माने जाते हैं बेसिकली, बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 है। अब 5 कौन कौन से माने जाते हैं मैं बता दूं आपको। पहला माना जाता है यहाँ पर फिजिकल डायमेंशन, दूसरा माना जाता है सोशल डायमेंशन, तीसरा माना जाता है यहाँ पर एनवायरमेंटल, और फोर्थ यहाँ पर माना जाता है स्पिरिचुअल, और फिफ्थ यहाँ पर माना जाता है फिजिकल, सोशल, इमोशनल, फिफ्थ यहाँ पर माना जाता है इमोशनल। ये 5 ही डायमेंशन बेसिकली माने जाते हैं, 5 ही डायमेंशन बेसिकली माने जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस और अकॉर्डिंग टू RHS सिलेबस, अकॉर्डिंग टू BPCCHN सिलेबस, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 ही आपको याद रखना है। बाकी बेसिकली अपन कहे तो 5 यहाँ पर है, और गूगल के अकॉर्डिंग देखे तो 7 यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने क्वेश्चन पर घूमना नहीं है, आपका आंसर है 8 डायमेंशन है आपके एग्जाम में, 8 डायमेंशन है आपके सिलेबस में। गलत मेंशन नहीं करना है, गलत याद नहीं रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ सेशन को लाइक कर दे एक बार और शेयर कर दे, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, ताकि जो लोग गलती करे वो गलती ना कर पाए। चलेगा, इस क्वेश्चन के रिगार्डेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इस सिलेबस के रिगार्डेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इजी सा है, आपको समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ कंडीशन फॉर ऑनसेट ऑफ अ डिजीज कोजेशन इंक्लूडिंग एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट।
क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर, ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। देखा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ऐसी कंडीशन जहां पर ऑनसेट ऑफ डिजीज कोजेशन हो रहे हैं, यानी डिजीज के कोजेशन का ऑनसेट हो रहा है, यानी डिजीज कोज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एपिडेमियोलॉजी का जो एजेंट है, एपिडेमियोलॉजी का जो एजेंट है, फैक्टर है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है और आपसे क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन है? क्या इन तीनों के बीच में बैलेंस है? क्या इन तीनों के बीच में प्रेजेंटेशन है? क्या इन तीनों के बीच में इनिशिएशन है? आपको आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर होगा। और आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है, फटाफट से राइट आंसर बताइए, फिर उसके बाद में सही आंसर बता दूंगा, और सही आंसर इसका ये क्यों है वो भी बता दूंगा, कारण भी बता दूंगा, और इसके रिगार्डेड आपको याद भी रहेगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सबसे सही आंसर है। इंटरेक्शन, तीनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के जो फैक्टर हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट, तीनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है। अगर इनमें से एक भी गायब हो जाता है तो फिर ये आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बिल्कुल अफेक्ट हो जाता है, और फिर डिजीज जो कॉज होती है वो इजीली नहीं हो पाती है। इसलिए तीनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, बैलेंस नहीं है, बिल्कुल गलत है, प्रेजेंटेशन नहीं है और इनिशिएशन नहीं है। और ये क्वेश्चन हम लास्टली प्रीवियसली सेशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगा जितने भी सेशन हो रहे हैं सभी सेशन को विजिट कीजिएगा, 100% आपको काफी हेल्प मिलेगी इन सेशन से, उम्मीद करता हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी जबरदस्त क्वेश्चन, और आप सबको पता है फर्स्ट पेपर के रिगार्डेड डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक और फर्स्ट ब्लॉक के रिगार्डेड अभी तक जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो फर्स्ट यूनिट के रिगार्डेड क्वेश्चन डिस्कस किए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काफी इजी, काफी सिंपल, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। द पैथोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट्स मैनिफेस्टेशन which indicate a departure from a state of perfect health। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर से इन्फेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हाँ बिल्कुल वही साइन सिम्टम की बात की जा रही है। विच इंडिकेट द डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ परफेक्ट हेल्थ, यानी ऐसा माना जा रहा है कि आपकी परफेक्ट हेल्थ से आप कहां चले गए, ऐसी कंडीशन में चले गए जहां पर आपकी हेल्थ परफेक्ट नहीं है, जहां पर आपकी हेल्थ क्या है, परफेक्ट नहीं है। यहां पर आपकी हेल्थ परफेक्ट थी लेकिन यहां पर आपकी हेल्थ परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट नहीं है इसका कारण बनते हैं पैथोलॉजी, यानी पैथोलॉजी यानी पॉजिटिव फैक्टर, और पॉजिटिव फैक्टर यहां पर पैथोलॉजी बन गए हैं जिसके कारण से मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहा है। जिसके कारण से मैनिफेस्टेशन देखने को यहां पर मिल रही है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? चलिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या उसको इलनेस कहेंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या उसको सिकनेस कहेंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या उसको डिजीज कहेंगे? और ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हेल्थ, क्या उसको हेल्थ कहेंगे? चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका सही आंसर है, क्या कहेंगे ऐसी कंडीशन को? ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस हुई है और आपकी परफेक्ट हेल्थ से आपकी हेल्थ डिपार्चर हो गई है और अब आपकी हेल्थ परफेक्ट नहीं हुई है, परफेक्ट नहीं है, और उसके अंदर मैनिफेस्टेशन यानी क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम देखने को मिल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? क्या उसको इलनेस कहेंगे? क्या उसको सिकनेस कहेंगे? क्या उसको डिजीज कहेंगे? क्या उसको हेल्थ कहेंगे? चलिएगा आंसर आपको देना है कि इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आंसर भी आपको समझ में आना चाहिए, और आंसर फटाफट से सही से आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ गया, इट मींस आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ यहां पर बैठे हैं और पॉजिटिविटी के साथ यहां पर पढ़ रहे हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है
इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, डिजीज। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है। क्वेश्चन ये है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल हेल्दी है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल हेल्दी है, उसके अंदर से किसी भी कारण से कोई भी पैथोलॉजी आए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैथोलॉजिकल प्रोसेस हुई है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इसमें पैथोलॉजी आ गए और पैथोलॉजी के आने के कारण से जो पर्सन की हेल्थ है वो बिगड़ गई है, पर्सन की हेल्थ है वो बिगड़ गई है, और बिगड़ जाने से उनके अंदर क्या हो रहा है, साइन सिम्टम यानी मैनिफेस्टेशन देखने को मिला है। तो देखिएगा पेशेंट हेल्दी था, कोई पॉजिटिव फैक्टर आया, इसके अंदर इन्फेस्ट हुआ, इसके अंदर चला गया और उसके अंदर साइन सिम्टम जनरेट किया, तो क्या हुआ सर, डिजीज हो गई सर, उसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद साइन सिम्टम अगर दिख गए तो हम कह देंगे कि सर उसको डिजीज हो गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं यहां तक जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। काफी इंपोर्टेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। चलेगा, क्वेश्चन ये कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है द एबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शन और एक्टिविटी विच आर अदरवाइज एक्सपेक्टेड फॉर दैट एज सेक्स एज रिजल्ट ऑफ इंपेयरमेंट। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर ये है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि किसी भी पर्सन के अंदर इंपेयरमेंट हुआ है। इंपेयरमेंट क्या होता है, हमने लास्टली दो सेशन के अंदर, दो क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए। तो इंपेयरमेंट हुआ है किसी भी पर्सन के अंदर, और इंपेयरमेंट होने के कारण से, इंपेयरमेंट होने के कारण से उनके अंदर इनएबिलिटी आ गई है, यानी एबिलिटी नहीं बची है उनके अंदर कि वो अपने काम को, अपने फंक्शन को कर सके, अपनी एक्टिविटी को वो कर सके। आर अदरवाइज एक्सपेक्टेड फॉर एज और सेक्स। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है, मान के चलेगा एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन यहां पर है, इसके अंदर इंपेयरमेंट हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, इंपेयरमेंट हुआ है, और इंपेयरमेंट होने के कारण से मान के चलेगा यहां पर कोई भी पर्सन है, मेल और फीमेल कोई सा भी हो सकता है, मेल और फीमेल कोई सा भी हो सकता है, और इनकी एज कुछ भी हो सकती है। मान के चलेगा इनकी एज, दोनों की एज मान के चलेगा 18 साल की है, 18 ईयर है, और इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपना खुद का काम खुद करे, खुद स्टडी कर सकते हैं, खुद अपनी बुक उठा सकते हैं, खुद अपना खाना खा सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनकी जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है, उनमें इनएबिलिटी हो गई है, जिनसे इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि खुद खाना खा सकते हैं, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि खुद तैयार हो सकते हैं, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि खुद नहा सकते हैं, कुछ बाथिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, किसके कारण से, इंपेयरमेंट होने के कारण से। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे। आई थिंक क्वेश्चन अब अच्छी तरीके से भेजे में बैठ गया होगा, तो बता दीजिएगा कि हम ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिसेबिलिटी कहेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड हैंडीकैप कहेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड डिजीज कहेंगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ इंपेयरमेंट कहेंगे। चलिए आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। जल्दी कीजिएगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना है, समझना है और आंसर देना है। चलेगा, मैंने सब कुछ, जब सब कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ही बता दिया, क्वेश्चन को ही समझा दिया और क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया, तो फिर इतना सोचने की कहां जल्दी है, इतना सोचने की कहां पड़ी है। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आप आंसर कह सकते हैं, डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं कि सर अब उसके अंदर डिसेबिलिटी हो गई है, जब इंपेयरमेंट तो पहले ही हो गया है और इंपेयरमेंट के कारण से वो अपने काम ही नहीं कर पा रहा है, और अपने काम नहीं कर पा रहा है तो सीधा सा कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी उसके अंदर हुई है। क्या हुई है सर, उसके अंदर डिसेबिलिटी हुई है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है और आपको याद रहेगा, भूलना नहीं है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। चलिएगा आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, और काफी जबरदस्त, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा, आपको आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द फाइनल डिसएडवांटेज इन अ लाइफ which occur the consequent to an impairment or disability which limit the fulfillment of the role a person is required to play in a life। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन यहां पर ये है और क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि फाइनली डिसएडवांटेज है, उसकी लाइफ में एक डिसएडवांटेज हो चुका है, विच आकार द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी, कि उसके अंदर इंपेयरमेंट हो गया है या डिसेबिलिटी हो गई है। अब डिसेबिलिटी हो गई है जिसके कारण से उसके अंदर कुछ लिमिट्स बन गई है, फुलफिलमेंट नहीं कर पाते पर्सन के अंदर जो कि उसकी लाइफ में होना चाहिए था, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल सा ये है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है कि किसी भी पर्सन के अंदर इंपेयरमेंट हो गया है, डिसेबिलिटी हो गई है, और डिसेबिलिटी होने के कारण से जो भी बॉडी पार्ट, जिस भी बॉडी पार्ट के अंदर डिसेबिलिटी हुई है, अब वो डिसेबिलिटी के कारण से बिल्कुल फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल उसके अंदर एक लिमिटेशन बन गई है अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? जल्दी से आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिसेबिलिटी, पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिसेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यानी बी ऑप्शन है यहाँ पर हैंडीकैप, सी ऑप्शन है यहाँ पर डिजीज, और डी ऑप्शन है यहाँ पर इंपेयरमेंट। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर देना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हैंडीकैप, क्योंकि पर्सन के अंदर डिसेबिलिटी हो चुकी है, इंपेयरमेंट हो चुका है, अब वो या उसके अंदर लिमिट्स बन चुकी हैं, तो ऐसी कंडीशन को अपन हैंडीकैप कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडीकैप कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि सभी तक सेशन पहुंचता रहे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर अपन डिस्कस करेंगे। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर ये है द ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ आर। देखा, क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये है। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है द ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट दैट प्रमोट द हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ। क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कम्युनिटी एफर्ट, जिसके थ्रू आपकी हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है, आपकी हेल्थ को प्रमोट करने के साथ साथ आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा? चलेगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलेगा, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कहता है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन का कंट्रोल करना। सेकेंड ऑप्शन है इंप्रूवमेंट या इंप्रूव्ड एनवायरमेंट, जिसके अंदर एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है पर्सनल हाइजीन इंप्रूवमेंट थ्रू द एजुकेशन, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज के थ्रू एफर्ट लगाया जा रहा है आपकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी ऑप्शन यहां पर सही है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अगर कम्युनिकेबल डिजीज को अपन कंट्रोल करते हैं तो क्या आपकी हेल्थ प्रमोट नहीं होगी?
हाँ बिल्कुल होगी। क्या लाइफ को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन नंबर देखिए, इंप्रूव्ड एनवायरमेंट। अगर आप एनवायरमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं, वाटर और सैनिटेशन को सही कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो क्या हेल्थ प्रमोट नहीं होगी? हाँ सर होगी, बिल्कुल सही, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखें, पर्सनल हाइजीन इंप्रूवमेंट थ्रू द एजुकेशन। अब पर्सनल हाइजीन के लिए आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो कम्युनिटी के अंदर, तो कम्युनिटी के लोगों की क्या हेल्थ प्रमोट नहीं होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इजी और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा टपक सकते हैं, ज्यादा मिल सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, आयुर्वेदा एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इनटू द एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि आयुर्वेदा और सिद्धा सिस्टम, मेडिसिन के अंदर आयुर्वेदा और सिद्धा सिस्टम कब एग्जिस्टेंस हुआ था, कब आया था? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन आपके सामने ये हैं। ऑप्शन नंबर ए 1400 या 1400, 1400 आप कह सकते हैं, 1400 बीसी के अंदर। बी ऑप्शन है 1300, 1300 बीसी के अंदर। सी ऑप्शन है 1000 बीसी के अंदर। और डी ऑप्शन है 1100, 1100 बीसी के अंदर। कब आया था आपका आयुर्वेदा सीधा सिस्टम मेडिसिन के अंदर, या मेडिसिन का आयुर्वेदा और सीधा सिस्टम कब एग्जिस्टेंस हुआ था, कब आया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। 2 सेकंड दूंगा, बस ज्यादा नहीं दूंगा, 2 सेकंड। चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1400, 1400, 1400 बीसी के अंदर आयुर्वेदा और सीधा सिस्टम मेडिसिन के अंदर आया था। बिल्कुल राइट आंसर है, आपको याद रखना है, ज्यादा सोचने की विचारने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, द ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोन एज यूनानी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि जो मेडिसिन का ग्रीक सिस्टम है, जिसको हम यूनानी सिस्टम कहते हैं, वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मुस्लिम, बी ऑप्शन है क्रिश्चियन, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है पेरिस या पारसी अपन कह सकते हैं, उसके अलावा सिख। चलेगा, क्या करेक्ट आंसर है? क्या मुस्लिम है, क्या क्रिश्चियन है, क्या पारसी है, क्या फिर सिख है? चलेगा, क्या करेक्ट आंसर है? क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर आपको देना है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात की जा रही है, तो अगर अपन देखें तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है, याद रहे, भूलना नहीं है, बिल्कुल कभी भी आपको नहीं भूलना है। चलिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा, काफी इजी सा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर भी आप दे पाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट। समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि साइंस, ऐसी साइंस और एक ऐसी आर्ट जिसके अंदर डिजीज को प्रिवेंट किया जा रहा है, लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, प्रमोटिंग किया जा रहा है, हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है, और आपकी हेल्थ को ऐसा एफिशिएंट किया जा रहा है, किसके थ्रू? थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट। कम्युनिटी एफर्ट के थ्रू कम्युनिटी एफर्ट लगाया जा रहा है, और कम्युनिटी एफर्ट के थ्रू आपकी लाइफ को
प्रमोट किया जा रहा है, आपके अंदर जो डिजीज है उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है हेल्थ को, तो ऐसी साइंस और ऐसी आर्ट को आप क्या कहेंगे? चलेगा, क्या उसको हम हेल्थ कहेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेल्थ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या उसको पब्लिक हेल्थ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी है क्या उसको इकोनॉमिक्स कहेंगे। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है क्या उसको पैथोलॉजी कहेंगे। चलेगा, आंसर आपको देना है। ऑप्शन मैंने दे दिए, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अब आंसर आपको देना है। 5 सेकंड आपको देता हूं। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक हेल्थ कहेंगे। बिल्कुल जी, पब्लिक हेल्थ कहेंगे। हमने पब्लिक हेल्थ के अंदर काफी अच्छी तरीके से समझा था सेशन के अंदर। आपने नहीं देखा है पब्लिक हेल्थ वाला सेशन तो एक बार से जरूर उसको देखिए, आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये सभी सेशन देखे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हैं। ठीक है, तो सभी सेशन देखते रहिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए, आपको काफी बेनिफिट होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो डेफिनेशन ऊपर दी हुई है वो किसकी डेफिनेशन है? पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन। क्योंकि यहां पर एफर्ट किसके थ्रू लगाया जा रहा है? कम्युनिटी हेल्थ के थ्रू लगाया जा रहा है। किसके थ्रू? कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक के लोगों के थ्रू एफर्ट लगाया जा रहा है, कम्युनिटी के थ्रू एफर्ट लगाया जा रहा है। तो ऐसी साइंस को, ऐसी आर्ट को जिसके अंदर डिजीज को प्रिवेंट किया जा रहा है, लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है, कौन एफर्ट लगा रहा है? कम्युनिटी एफर्ट लगा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी डेफिनेशन किसकी है? पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन है। सर बिल्कुल हमें याद है और हमने सही आंसर दे दिया। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हुआ है, इसलिए ज्यादा टाइमिंग नहीं देंगे, उम्मीद करता हूं सबको याद होगा। चलेगा, 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कंडक्टिंग पेप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट द सर्वाइकल कैंसर। पेप स्मीयर करवाया जा रहा है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट है। फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेप स्मीयर, सबसे पहला तो आपको याद होना चाहिए पेप स्मीयर किसके लिए करवाया जाता है। पेप स्मीयर किसके लिए करवाया जाता है? आपका आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए करवाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तैयार। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पेप स्मीयर करवाया जा रहा है। तो ये पेप स्मीयर जब हम करवा रहे हैं तो ये किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा? सर फर्स्ट वन ऑप्शन देखिए, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। सेकंड वन ऑप्शन देखिए, सर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। थर्ड वन ऑप्शन देखिए, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और फोर्थ वन ऑप्शन देखिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। चलेगा, आंसर आपको देना है। 2 सेकंड आपके पास है, केवल 2 सेकंड आपके पास है, उसके बाद सही आंसर आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपको देना है, केवल 2 सेकंड है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। आप सबको पता होगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है। सर यहां पर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर पेशेंट के अंदर डिजीज हो चुकी है, अब पर्सन यहाँ पेशेंट बन चुका है और हमें जल्दी से जल्दी टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर बीमारी क्या है और फिर उसके अंदर जल्दी से इलाज स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं, वो सारे आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। याद रखिएगा, चाहे एक्सरा हो, चाहे यूएसजी हो, चाहे एमआरआई हो, चाहे बीएसई हो, चाहे पेप स्मीयर हो, या फिर अदर कोई भी एग्जामिनेशन हो, अदर कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, सारे टेस्ट कहां पर आएंगे? सर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। तो यहां पर क्या थे? अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट आते हैं, आप सबको पता है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, याद रहना चाहिए क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। चलेगा, इस क्वेश्चन के अंदर अपन समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू। आप बताइए, क्वेश्चन सिंपल सा, डायरेक्टली
उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अब ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? क्यों नहीं पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं और आपकी चॉइस है सर हमें ऑब्जेक्टिव पेपर दिलाइए, तो बिल्कुल कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे उल्टा पटके चाहे सीधा पटके, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, या टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन किससे रिगार्डेड है। चलेगा, पहला ऑप्शन है वैक्सीनेशन से, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है गुड न्यूट्रिशन से, सी ऑप्शन है रिहैबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल मेंटल और सोशल हेल्थ से, और डी ऑप्शन है गुड रेस्ट है, यहां पर गुड रेस्ट एंड स्लीप से। चलिएगा, आंसर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर इसका होगा। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आएगा? क्या वैक्सीनेशन आएगा, क्या गुड न्यूट्रिशन आएगा, क्या रिहैबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल मेंटल और सोशल हेल्थ आएगा, क्या गुड रेस्ट और स्लीप आएगा? चलिएगा, आंसर बताना है, 5 सेकंड आपके पास है, आंसर आपको देना है, देन आफ्टर सही आंसर आपको मिलेगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रिहैबिलिटेशन बिल्कुल यहां पर आता है, क्योंकि सेकेंडरी प्रिवेंशन के बाद कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं तो उसके अंदर रिहैबिलिटेशन करवाया जाता है, बिल्कुल रिहैबिलिटेशन करवाया जाता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करवाया जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं अगर कंसंट्रेशन के साथ थे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा। चलिए आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट द ट्रीटमेंट इज, देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा देखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यहां पर प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर सेकेंडरी प्रिवेंशन, थर्ड ऑप्शन है यहां पर टर्सरी प्रिवेंशन, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर स्पेसिफिक प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। चलिए आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो याद रखिएगा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। आपका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, सर हमें याद है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपको समझ में आए, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक क्वेश्चन पूछे, सभी तक क्वेश्चन पहुंचे और सेशन पहुंचे और सभी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड एज, इम्यूनाइजेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। देखिएगा, मैंने सभी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए हैं इस यूनिट से, और इस यूनिट से ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो इस यूनिट से अदर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर जो भी पूछा जाएगा तो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से पूछा जाएगा, याद रहे। चलेगा, क्वेश्चन 28 कहता है कि इम्यूनाइजेशन करवाया जा रहा है तो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। पहला ऑप्शन है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा, और थर्ड ऑप्शन है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा आपका इम्यूनाइजेशन। चलेगा, बताइए। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि इम्यूनाइजेशन अभी चल रहा है, कोविड-19 का चल रहा है, बाकी अदर रूटीन एग्जामिनेशन चलता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन चलता है, आरआई चलती है। चलेगा, आंसर बताइएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है इम्यूनाइजेशन, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन करवाया जाता है। हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करवाया जाता है, और हेल्थ प्रमोशन तो किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। हेल्थ प्रमोशन तो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू। इम्यूनाइजेशन के थ्रू, न्यूट्रिशनल एजुकेशन के थ्रू, या इम्यूनाइजेशन के थ्रू। ये सारे क्या हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। याद रहे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर दो फैक्ट आते हैं,
हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन के अंदर एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो न्यूट्रिशनल एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ से रिगार्डेड एजुकेशन हो, चाहे वो एडल्ट एंड हेल्थ से रिगार्डेड एजुकेशन हो, सबसे रिगार्डेड हेल्थ एजुकेशन होती है, यानी हेल्थ को प्रमोट किया जाना। उसके अलावा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में लाइक इम्यूनाइजेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इम्यूनाइजेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना, अगर क्वेश्चन में आ जाए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज अपन कर रहे हैं तो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा, आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा सर प्राइमरी लेवल के अंदर आएगा। हाँ बिल्कुल इसी के अंदर आएगा, आपको याद रखना है, दिमाग में घुसा लेना है, भेजे में घुसा लेना है और लेवल ऑफ प्रिवेंशन की क्लास पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आंसर भी समझ में आया होगा, ऑप्शन भी समझ में आए होंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूं, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सेशन आपको समझ में आए, साथ में सभी को समझ में आए। और अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अपन डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन 29 क्या कहता है देखिएगा, लाइफ मोडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल। लाइफ मोडिफिकेशन किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, आंसर आपको देना है। फर्स्ट वन ऑप्शन है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकंड ऑप्शन है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सी ऑप्शन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और डी ऑप्शन है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है आपका लाइफ मोडिफिकेशन? आंसर आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि काफी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है लाइफ मोडिफिकेशन, क्योंकि यहां पर रिस्क फैक्टर या तो अवेलेबल नहीं होता है या फिर मिनिमम होता है, या तो अवेलेबल नहीं होता है या फिर मिनिमम होता है। और इसी के साथ अगर आपने लाइफ को, अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर लिया है, लाइक अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपने स्मोकिंग को बंद कर दिया है, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर रहे हैं, इट मींस आप कौन सा प्रिवेंशन ले रहे हैं? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन ले रहे हैं, याद रहे, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, और काफी जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझते हैं, ऑप्शन समझते हैं, फिर आंसर अपन देंगे। चलेगा, क्वेश्चन ये कहता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर द मेजर्स ऑफ। अरे यार थोड़ी देर पहले बताया, अब इसका सही आंसर आपको देना है, नहीं तो फिर सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। जल्दी से आंसर देना है फटाफट, जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सी ऑप्शन है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और डी ऑप्शन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। चलेगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप सबको याद होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैं सभी का क्वेश्चन चेकआउट करूंगा, सभी का कमेंट चेकआउट करूंगा। क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? 30 नंबर लिख के उसका आंसर आप साफ लिखेंगे। बी ऑप्शन है तो बी, सी है तो सी, ए है तो ए, और डी है तो डी। उसके सामने पूरा ऑप्शन टाइप कीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर सबमिट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं बताऊंगा किसने तो आंसर दिया, किसने नहीं दिया, कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट है, कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं है, कि क्या मेरी मेहनत सही है, जो मैं मेहनत कर रहा हूं क्या उसका पॉजिटिविटी के साथ इफेक्ट हो रहा है।